हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम मई 21 और जून 21 वालों की बहुत ही पास आने वाली है। और मैंने एक वीडियो आप लोगों को जनवरी में डाला था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई बड़े अमेंडमेंट्स हमारे जीएसटी के अंदर इस नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए नहीं है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि आगे जाके अगर कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको वो अमेंडमेंट वीडियो डाल के क्लियर कर दूंगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है भी नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं जो हमको जीएसटी के अंदर कवर करने हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद जीएसटी अमेंडमेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ये अमेंडमेंट्स हैं ये 30 अक्टूबर 2020 तक के अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये मई 2021 और जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। आपको नीचे लिंक में ये जो मैं स्लाइड है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको लिंक में नीचे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐसे एज ए नोट्स भी आप रेफर कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स की सीरीज के साथ। और मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है, सबसे पहला अमेंडमेंट कौन से चैप्टर में आया है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं और हमारे इंट्रोडक्शन में आया है एक छोटा सा अमेंडमेंट। क्या है अमेंडमेंट? अमेंडमेंट है रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन। और ये क्यों चेंज आया है आप सब लोगों को पता है कि जब से 370 हटा था, कश्मीर को स्टेट बनाने का प्रोसेस चल रहा है और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है। तो जीएसटी के अंदर उसी चीज को लेके एक क्लियर कट अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट ये है कि यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी 5 यूटीज होते थे, उसमें एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है लद्दाख। ऑलरेडी 5 यूटीज पहले से थे। कौन कौन से थे? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नागर एंड हवेली, अंडमान निकोबार एंड लद्दाख। छठा यूटी जो है वो आगे है। दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो स्टेट के दायरे में आते हैं, तो उसे एज ए स्टेट ही माना जाएगा, वो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। लेकिन 5 यूटीज पहले थे, एक नया यूटी ऐड हो गया एंड दैट इज लद्दाख। ये एक छोटा सा सबसे पहला अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं सेकेंड अमेंडमेंट आया है सप्लाई चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन चैप्टर में अंदर और कोई अमेंडमेंट है जी नहीं। आप लोगों ने पुराने अमेंडमेंट्स तो आई होप सारे देख लिए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसके पहले जो अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट थे, वो आपको नीचे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो जीएसटी अमेंडमेंट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पुराने अमेंडमेंट्स भी नहीं देखे हुए हैं तो सीए इंटर वालों के लिए, सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए, सीए फाइनल वालों के लिए, सबके लिए वो पुराने अमेंडमेंट्स भी अपलोडेड आपको मिल जाएंगे। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आए हैं उसमें सेकेंड चैप्टर आता है सप्लाई। और सप्लाई चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है मैं आपको बता दूं। सप्लाई चैप्टर में एक शेड्यूल 2 करके कॉन्सेप्ट है जो कि डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है। वैसे तो ये बात मैंने आप लोगों को क्लास में क्लियर भी कर ली थी कि शेड्यूल 2 का यूज अब सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करने में आता है कि वो गुड्स है या सर्विस है। हम लोग शेड्यूल 2 को बेयरली पढ़ के ये नहीं मान लेते हैं कि वो सप्लाई है। लेकिन फिर भी एक क्लैरिफिकेशन उन लोगों का आया किस चीज को लेके। केस था शेड्यूल 2 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को लेके। और शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन सप्लाई मानी जाती है। ऐसा शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट है तो वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन उसे सप्लाई माना जाता है। इस चीज को ठीक किया गया। और ठीक क्यों किया गया? इसका कारण ये है कि विदाउट कंसिडरेशन हम सारी कैपिटल असेट्स की सेल को सप्लाई नहीं मानते। हम लोगों ने शेड्यूल 1 में बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी हुई है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तभी माना जाएगा कैपिटल असेट्स के लिए जब उस पर आईटीसी क्लेम किया गया हो। पर शेड्यूल 2 में एक एम्बिग्विटी थी, क्योंकि शेड्यूल 1 बोलता है कि हम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तब मानेंगे जब आईटीसी क्लेम किया गया हो, तो विदाउट कंसिडरेशन उसको सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स तो हमेशा सप्लाई है ही, चाहे कंसिडरेशन हो या नहीं हो। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो शेड्यूल 2 में विदाउट विथ और विदाउट कंसिडरेशन जो वर्ड था उसमें से नॉट फॉर कंसिडरेशन वर्ड काट दिया गया है। मतलब अगर विथ कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स है तो वो तो सप्लाई वैसे भी 7(1)(a) में ही कवर हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स है या कैपिटल असेट्स है तो वो शेड्यूल 1 में सिर्फ तब कवर होगा जब उस पर आईटीसी ली गई होगी, तभी विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। छोटा सा क्लैरिकल अमेंडमेंट है। वैसे ये चीज क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं
कि सिर्फ शेड्यूल 2 को देख के आप डिसाइड मत करो कि वो सप्लाई है कि नहीं है, आपको बाकी सेक्शन 7 के दूसरे क्लॉज में जाके देखना पड़ता है कि आप सप्लाई के क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, और अगला जो अमेंडमेंट आया है वो है रिगार्डिंग आरसीएम। और आरसीएम में अमेंडमेंट क्या है, ये क्लॉज भी पता है क्लास में अच्छे से डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरसीएम के अंदर एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर 140/10/20, दैट इज अक्टूबर में एक सर्कुलर आया था जो कि अप्रैल 9 2021 से एप्लीकेबल है। और उस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है सब लोग सुनना ध्यान से, पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। और बेसिक बात यह है कि शेड्यूल 3 में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती। हमने बोला था कि साहब जो भी सैलरी या जो भी डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। तो ये चीज तो हम लोग पहले ही बेसिक है, शेड्यूल 3 के अंदर आप लोगों को पता है। ये चीज भी आप लोगों को पता होगी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको जो सिटिंग फीस और प्रोफेशनल फीस मिलती है वो सब जीएसटी के दायरे में आती है। और ये क्लॉज भी आपको अच्छे से मैंने बताया था कि उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसी चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया है, बस एक प्रोविजन इनकम टैक्स का इसके साथ जोड़ दिया। और क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला है कि अगर अगर आपने डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन दिया है और टीडीएस अगर आपने काटा है उसका, कहां पे 192 सेक्शन में, मतलब आप उसको एज ए सैलरी मान रहे हो, तो हम उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगाएंगे और आरसीएम लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है जब जीएसटी नहीं लगेगा तो। लेकिन अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने कोई प्रोफेशनल फीस पे की है और उस पर आपने अगर टीडीएस काटा है अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 194J, जो कि प्रोफेशनल फीस के ऊपर टीडीएस काटने की बात करता है, अगर वहां टीडीएस काटा है तो ऑफकोर्स फिर हम ये मानेंगे कि वो प्रोफेशनल फीस है, वो शेड्यूल 3 में नहीं आती है और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये अमेंडमेंट भी कोई नई बात नहीं बता रहा है, क्योंकि डायरेक्टर्स पे आरसीएम लगता है सिटिंग फीस पे, प्रोफेशनल फीस पे, ये बात मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका था। उन्होंने बस इस सर्कुलर में उसको टीडीएस की प्रोविजन से जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि आप आईटी एक्ट के अंदर टीडीएस कैसे कटा है वो देख के जज कर सकते हैं कि ये एक सैलरी है या ये एक प्रोफेशनल फीस है। अगर ये सैलरी है तो फिर इसे शेड्यूल 3 में कवर कीजिए, आरसीएम का प्रोविजन लगेगा ही नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सैलरी नहीं है, 194J में टीडीएस कटा है, तो इन दैट केस फिर उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई होगा, क्योंकि डायरेक्टर पे नहीं करेगा, ये सारा टैक्स कंपनी पे करेगी। ये है रिगार्डिंग आरसीएम, और यही इसका फाइनल कंक्लूजन भी निकल के आ जाता है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि प्रोफेशनल फीस अगर डायरेक्टर को मिल रही है तो इन दैट केस वो प्रोफेशनल फीस अगर 194J की टीडीएस में कटी हुई है तो उसके ऊपर आरसीएम लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। लेकिन अगर आपको 192 के अंदर सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा और आरसीएम लगने का सवाल तो आता ही नहीं है। ये था सप्लाई आरसीएम चैप्टर के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट। अगला जो अमेंडमेंट आया है वो एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर आया है। और एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट क्या है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ एग्जम्पशन जो पुरानी चल रही थी उसको कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिए। मैं आपको इसमें दो एग्जम्पशन बताता हूं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन कस्टम स्टेशन टू आउटसाइड, मतलब मैं इंडिया से बाहर अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी, जो भाड़ा लगता था, जो फ्रेट लगता था, उस पर जीएसटी एग्जाम था। सेम वेसल के लिए भी एग्जाम था। ये एग्जामेशन पहले 30 सितंबर 2020 तक के लिए थी, उसे बढ़ा के 30 सितंबर 2021 तक के लिए कर लिया गया है। मतलब एग्जामेशन में अभी तो कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि जो एग्जामेशन, ये दो एग्जामेशन एक्सपायर होने वाली थी 30 सितंबर 20 को, अब ये एग्जामेशन 30 सितंबर 21 तक चलेगी। एक्सपोर्ट कार्गो के फ्रेट पे ना तो वेसल के केस में जीएसटी लगता है, ना ही एयर के केस में जीएसटी लगता है। लॉजिक आपके सामने है कि एक्सपोर्ट है तो हम फ्रेट पे भी जीएसटी नहीं लगाते। एक नया अमेंडमेंट और आया है, एक नई एग्जामेशन ऐड हुई है, और वो जो एग्जामेशन है वो एग्जामेशन है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो। आप सब लोगों को पता है इसरो जो है वो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है और वन ऑफ द लीडिंग स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड में। इसरो फेमस है हम अपनी सबसे सस्ती सैटेलाइट
लॉन्चिंग स्कीम के लिए। हमारा जो मिशन है, जो भी सैटेलाइट या जो भी स्पेस मिशन है, वो दुनिया में सबसे सस्ता स्पेस मिशन है। तो क्या होता है, इसरो जो है वो कई सारी कंपनी की सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में लॉन्च करता है। अभी इवन ये भी चल रहा है, इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के जो ओनर है, वो जो स्काईनेट ला रहे हैं, उनका जो इंटरनेट ला रहे हैं, उनके लिए वो लगभग कुल मिला के 6 या 7 हज़ार सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड के रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंच सके। तो ये जो सैटेलाइट स्पेस में ले जाने की फैसिलिटी है, ये अलग अलग स्पेस एजेंसीज देती है, पर इंडिया की स्पेस एजेंसी इसमें बहुत फेमस है क्योंकि सबसे चीप सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज जो है वो इसरो प्रोवाइड करता है। और इसके साथ दो और नाम जुड़े हुए हैं, एक तो इसरो है, एक एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। इनकी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ये एक नया एग्जम्पशन है जो इंसर्ट हुआ है। बहुत सिंपल एग्जम्पशन है कि कोई भी इसरो, एंट्रिक्स और तीसरा है न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये तीन एजेंसीज कोई भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज इंडिया में दे रही है तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक छोटा सा एग्जम्पशन है, नया एग्जम्पशन है जो इंसर्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट आया है वो है रजिस्ट्रेशन, और यहाँ बड़ा मजेदार अमेंडमेंट है, सुनना सब लोग। रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 25 के अंदर आप लोगों को पता हो तो एक क्लॉज है कि जैसे ही हम REG 01 भरते हैं, ऑफिसर को 3 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन को या तो वो एक्सेप्ट कर ले या फिर वो शो कॉज नोटिस इशू करे अगर उसको कोई डेफिशिएंसी लग रही है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 25 में क्लॉज था कि एप्लीकेशन रिसीव होने से 3 डेज के अंदर ऑफिसर रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक नई चीज जोड़ दी गई है और वो है आधार ऑथेंटिकेशन। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में आधार नंबर लिखना पड़ता था, कोई OTP या ऑथेंटिकेशन नहीं आता था। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि सब आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तो आपके फिर अलग प्रोविजन लगेंगे। तो हमको वही समझना है कि सर आधार ऑथेंटिकेशन हम ना करें। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब होगा क्या, आप जैसे ही आधार नंबर डालोगे आपको एक लिंक आएगी, उस लिंक से आपको एक OTP जनरेट होगा और उस OTP को आप डाल दोगे तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इट्स मोर लाइक सिंपल OTP आएगा और OTP से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो फिर ये 3 डेज का प्रोविजन कुछ चेंज हो जाएगा। वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा क्या है क्लॉज। क्लॉज ये है कि अगर आपने REG 01 भरा तो दो बातें आपके साथ होगी, या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे या फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे। सर कोई आदमी आधार ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं करेगा, हो सकता है उसके पास आधार कार्ड नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या, मे बी पॉसिबल। हो सकता है उसके पास आधार कार्ड हो पर उसका आधार कार्ड का फोन नंबर लिंक नहीं हो, किसी भी कारण से वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहा है। पहले समझते हैं करेगा तो क्या। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लेता है तब तो ऑफिसर को 3 डेज के अंदर ही रिस्पॉन्ड करना है, इसकी वही टाइम लिमिट लगेगी जो कि नॉर्मली रहती है, दैट इज 3 डेज। लेकिन अगर ऑफिसर आधार ऑथेंटिकेशन मतलब REG 01 में हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी कारण से हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इस केस में अब ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए 3 दिन नहीं 21 डेज मिलेंगे। मतलब आधार ऑथेंटिकेशन न करने पे ऑफिसर 21 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आपकी प्रेमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन ही किया जाएगा, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दर पे, आपके दरवाजे पे ऑफिसर आके खड़ा ना हो, तो आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने REG 01 बिना आधार को वेरीफाई किया, बिना आधार ऑथेंटिकेशन के साथ भरा, तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मिलने के 21 डेज मिलेंगे ऑफिसर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और दूसरी बात वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रेमाइसेस भी करेगा।
इसमें एक चीज और ऐड होती है जो हम आगे जाके इसमें समझेंगे। पहले बताओ, जो भी मैंने समझा है बात तो पूरी समझ में आ गई। इसमें एक चीज और ऐड होती है कि सर अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि आधार ऑथेंटिकेशन करने पे ही रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट मानी जाती है। मतलब आपकी एप्लीकेशन कब सबमिटेड मानी जाएगी? जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है। और अगर नहीं किया तो जिस दिन आप एप्लीकेशन भरोगे वहां से 15 दिन बाद एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मानी जाएगी। मतलब डिपार्टमेंट को 15 डेज इधर एक्स्ट्रा मिल गए, 15 दिन एप्लीकेशन आपके पार्ट भी भरने के बाद 15 डेज और मिलेंगे उसको। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वहां से 15 डेज, इसमें एक क्लॉज है, शायद वो मेरी स्लाइड में लिखना रह गया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 से 15 डेज, या फिर डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर। यहां ध्यान रखना है, इसमें क्लॉज ऐड होगा 15 डेज का। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 डेज, या फिर डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर को डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। और वहां से फिर डिपार्टमेंट को 21 डेज मिलेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये सब तब होगा जब आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं करते हो। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हो तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया उस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट मानी जाएगी और वहां से आपको 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से 15 दिन बाद सबमिटेड मानी जाएगी और डिपार्टमेंट को 21 डेज का एक्स्ट्रा टाइम और मिलेगा। तो बहुत लंबा पीरियड चला जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो इसलिए बेटर है कि आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ही आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये तो था अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर। अगला अमेंडमेंट आया है इनवॉइस टॉपिक के अंदर। और इनवॉइस टॉपिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अगर आपको याद हो तो एक क्लॉज था जो कि ये बोलता है कि साहब इनवॉइस में पुराना प्रोविजन जो है वो ये बोलता है कि आपको HSN कोड कब लिखना पड़ेगा। तो हमने वहां एक क्लॉज पढ़ा था कि साहब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए के अंदर अंदर है तो HSN लिखना नहीं पड़ता। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच वालों को 2 डिजिट का HSN था और 5 करोड़ से ऊपर वालों को 4 डिजिट का HSN कोड था। ये पुराना प्रोविजन है जो इनवॉइसेस के अंदर था कि साहब बिल में HSN लिखना मैंडेटरी कब है? जब आपका टर्नओवर 1.5 CR को क्रॉस करेगा, वो भी तब जब आपका 5 CR के अंदर होगा तो 2 डिजिट, 5 के ऊपर जाएगा तो 4 डिजिट। लेकिन अब एक नया क्लॉज आ गया है और नया क्लॉज क्या बोलता है, आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। तो सर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि पहले 1.5 करोड़ से कम वालों को छूट थी। अब बोल दिया गया कि सभी व्यापारियों को जो B2B सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ऊपर हेडिंग देखेंगे तो ये क्लॉज B2B वालों के लिए है। अगर आप B2B इनवॉइस बना रहे हो तो सभी व्यापारियों को 4 डिजिट का तो मिनिमम HSN कोड लिखना ही पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 CR को क्रॉस कर जाता है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं HSN कोड होता 8 डिजिट का है, पर 8 डिजिट का कहीं भी लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस करता है तो 6 डिजिट और 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट। तो जो पहले 3 स्लैब थी अब सिंपल 2 स्लैब हो गई है। 5 CR से कम वालों को 4 डिजिट और 5 CR से ज्यादा वालों को 6 डिजिट का लिखना पड़ेगा। पर B2B वालों के लिए ही मैंडेटरी है, B2C के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो HSN लिखना मैंडेटरी नहीं रहेगा। B2B वालों में irrespective of the turnover it is mandatory for all, but 4 डिजिट का HSN है 5 CR से कम के लिए और 5 CR से ज्यादा के लिए ये 6 डिजिट का HSN जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये एक पहला चेंज आया था इनवॉइस चैप्टर के अंदर। दूसरा अमेंडमेंट जो आया है इनवॉइस चैप्टर के अंदर वो एक नया कॉन्सेप्ट आया है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ई इनवॉइसिंग। अब सर ये ई इनवॉइसिंग होता क्या है मैं आपको बता दूं। ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट को बच्चे गलत ले लेते हैं या स्टूडेंट गलत इंटरप्रीट कर लेते हैं। ई इनवॉइस मतलब हमको ऑनलाइन जाके बिल बनाना पड़ेगा, जी नहीं। ई इनवॉइस का मतलब है कि आप ऑनलाइन जाइए, सरकार का एक पोर्टल है उस पर जाके आप अपने बिल की इंफॉर्मेशन डालिए, वहां से एक नंबर आएगा
इनवॉइस रेफरेंस नंबर और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, वो अपना जो बिल बनाया हुआ है उसके ऊपर लिखिए। मतलब बिल आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अपने टैली सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप बिल बना रहे उसी में बिल बनाइए, पर सरकार को इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपका इनवॉइस की क्या इंफॉर्मेशन है, और वहां से जो रेफरेंस नंबर आएगा वो अपने बिल पे लिखिए, क्यूआर कोड अपने बिल पे पेस्ट कीजिए। क्या फायदा है इसका? फायदा ये है कि अगर रास्ते में आपकी गाड़ी रोकी जाती है तो क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफिसर सीधे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बिल जेन्युइन है कि नहीं है, बिल फेक तो नहीं है, और इसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सबमिट हुई है या नहीं हुई है। तो बोगस इनवॉइसेस और फ्रॉड को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट आया था। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप डिपार्टमेंट के एक पोर्टल पे जाएंगे, ई इनवॉइस पोर्टल है, उस पर आप जाएंगे, वहां जाके आप इनवॉइस की इंफॉर्मेशन देंगे और वहां से एक नंबर जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आईआरएफ नंबर, और साथ में क्यूआर कोड जनरेट होगा। वो क्यूआर कोड और वो जो इनवॉइस नंबर है वो आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो इनवॉइस आप तैयार कर रहे हो उसके ऊपर भरना पड़ेगा। मतलब आपको ऑनलाइन सिर्फ आईआरएफ नंबर और क्यूआर कोड चाहिए, बाकी तो आप जैसे बिल अपना टैली सॉफ्टवेयर में बना रहे थे वैसे ही बिल निकालोगे, वैसे ही प्रिंट आउट करके उसको अपनी गाड़ी के साथ या अपने पार्टी को भेज दोगे, तो बिल आपका ही रहेगा, बस क्यूआर कोड और आईआरएफ नंबर वहां से जनरेट करोगे। उसके लिए आप इनवॉइस की जो पोर्टल है, इनवॉइस पोर्टल है, वहां जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर एक एक करके सारी इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन देंगे, वहां से आईआरएफ नंबर आएगा, वो अपने बिल पे लिखेंगे। पर ये क्लॉज ऑफ कोर्स सारे व्यापारियों तो पे एप्लीकेबल होगा नहीं। अब एक छोटा दुकानदार क्या बैठ के पहले ई इनवॉइस बनाएगा और आईआरएफ नंबर लिख के बिल देगा? जी नहीं। ये जो ई इनवॉइसिंग का क्लॉज है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब एक व्यापारी का, एक असेसी का, एक टैक्स पेयर का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। मतलब एक बड़ी कंपनीज के ऊपर ही ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है। अभी जरूर उन्होंने और टर्नओवर को कम किया है, 100 करोड़ 50 करोड़ तक लाए, पर आपके एग्जाम के लिए 500 सीआर ही है। ध्यान रखना, 500 सीआर के ऊपर के जो असेसीज और टैक्स पेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ई इनवॉइसिंग करानी पड़ेगी। और दूसरा, ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन में होगी, B2C ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग होगी नहीं। वैसे एक लॉजिकल बात यह है कि B2C ट्रांजैक्शन 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी जिनका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है वो कौन सा B2C ट्रांजैक्शन कर रही होगी, फिर भी ई इनवॉइसिंग B2B ट्रांजैक्शन पे ही एप्लीकेबल होगी। प्लस ई इनवॉइसिंग कुछ कंपनीज या कुछ सेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एसईजेड जोन, ये सारी जो सेक्टर्स हैं ये सारे सेक्टर्स ई इनवॉइसिंग के लिए बाहर है, मतलब अल्टीमेटली। और सिनेमा हॉल्स भी ई इनवॉइसिंग से बाहर है। मतलब इन सब केसेस में ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। वापस एक बार बता देता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड सिनेमा हॉल्स, इन सब के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है, इनको ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। इन सेक्टर्स को ई इनवॉइसिंग के दायरे से बाहर रखा गया है। ये इनवॉइसिंग चैप्टर का अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है ई वे बिल में। और सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला अरे यार, एक तो व्यापारी टाइम पे रिटर्न नहीं भरते, क्या करें इनको जबरदस्ती टाइम पे रिटर्न भरवाने के लिए। उन्होंने बोला कोई भी व्यापारी अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स न भरे, अगर एक कंपोजिशन डीलर है तो 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भर रहा है, और अगर कोई नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर है तो उसके 2 GSTR1 पेंडिंग हो जाते हैं, GSTR1 नहीं भर रहा है, अगर वो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न मिस कर जाता है, टाइमली नहीं भरता है, तो डिपार्टमेंट उसका ई वे बिल बैन कर देगा। वो बंदा ई वे बिल नहीं बना पाएगा और उसका माल गाड़ी फैक्ट्री से या गोडाउन से निकल ही नहीं पाएगी। मतलब भैया माल डिलीवर करना है तो ई वे बिल कंपलसरी है, और ई वे बिल तभी बनेगा जब आप टाइमली रिटर्न भरेंगे। अगर आपने रिटर्न मिस किए, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न मिस कर दिए, 2 GSTR1 नहीं भरे या 2 क्वार्टरली कंपोजिशन के आपने CMP08 नहीं भरे, तो इन दैट केस आपके ऊपर ई वे बिल बैन हो जाएगा। आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, और आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे मतलब आप गाड़ी डिस्पैच भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का गुड्स भेजना चाहते हैं तो भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर रास्ते में पकड़ा गया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो एक छोटा सा क्लॉज है ताकि रिटर्न
भरने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, वो लोग टाइमली रिटर्न भरें, मंथली और क्वार्टरली जो भी उनके ऊपर रिटर्न एप्लीकेबल है वो टाइमली भरें। अगला जो अमेंडमेंट है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है पेमेंट ऑफ टैक्स में। और पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 50 करके क्लॉज होता है पेमेंट ऑफ टैक्स में, और वो क्लॉज होता है इंटरेस्ट का। अब वहां पे हमेशा से एम्बिग्विटी रही है, तो उसको क्लैरिटी देने के लिए उसको ऊपर एक सर्कुलर जारी किया। और एम्बिग्विटी क्या थी सुनना, आज अगर मान लो मेरे ऊपर 1000 रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 700 रुपीज पड़े हुए हैं और मुझे सिर्फ 300 रुपीज ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरने आ रहे हैं। पर अगर मैं ये रिटर्न टाइम पे ना भरूं और ये टैक्स टाइम पे ना भरूं, तो इंटरेस्ट मुझे किस अमाउंट पे लगेगा? इंटरेस्ट मुझे पूरे 1000 रुपए पे लगेगा या सिर्फ 300 रुपए पे लगेगा? उसको लेके एक सिंपल क्लैरिफिकेशन है कि साहब आपके पास 700 रुपए की आईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप 700 रुपए पे कर रहे हो, 1000 रुपए की टोटल लाइबिलिटी है, आपके ऊपर इंटरेस्ट सिर्फ 300 पे लगेगा, न कि 1000 पे। मतलब जितना पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हो, आपको सिर्फ उतने अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना है। ये क्लैरिटी जरूरी थी बिकॉज देयर वर टू डिफरेंट जजमेंट इसको लेके। कुछ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ये बोलती थी कि साहब पूरे 1000 पे लगना चाहिए, कुछ का बोलना था कि नहीं साहब जब हमारा सरकार के पास टैक्स पड़ा ही है तो ये गलत है कि 1000 पे लगे। लॉजिकली भी सही है कि 300 पे ही लगना चाहिए। तो अगर आप रिटर्न लेट भरते हैं, आप टैक्स लेट पे करते हैं, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 300 पे, मतलब जितना पैसा आप रिटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भर रहे हैं उसी के ऊपर ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उसी के ऊपर ब्याज देना है, पूरी ग्रॉस लाइबिलिटी पे आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी रिटर्न लेट होता है, आपका पेमेंट लेट होता है, उन ऑल दीज केसेस जितना पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक लास्ट एंड फाइनल प्रोविजन है बहुत छोटा सा कि साहब लॉकडाउन पीरियड में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी एसएससी कि वो लैपटॉप में जाके रिटर्न भरें, और सब लोगों के निल रिटर्न थे लॉकडाउन के अंदर क्योंकि धंधा ही बंद हो गया था। तो सरकार एक प्रोविजन लेके आई कि आप बाय एसएमएस भी अपना निल रिटर्न भर सकते हैं। आपका अगर जीएसटीआर 1 है, आपका जीएसटीआर 3B है, या आपका CMP 08 है कॉम्पोजिशन वालों का, ओके। एक छोटा सा क्लॉज हमारा स्लाइड में और रह गया, वो पहले कवर करता हूँ फिर अगले अमेंडमेंट पे आऊंगा। एक क्लॉज है कि अभी हमने जो इंटरेस्ट वाला क्लॉज पढ़ा ना, वो डिमांड प्रोसीडिंग्स के केस में नहीं लगता है। 73 और 74 के अंदर अगर डिपार्टमेंट आपको फ्रॉड के लिए डिमांड निकाल दे तो आपको पूरी डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। वहां पे वैसे भी डिमांड का टैक्स कैश लेजर से ही पूरा पे होता है, क्रेडिट लेजर से पे होता ही नहीं है, तो डिमांड प्रोसीडिंग्स में क्लॉज नहीं लगेगा। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं, खुद रिटर्न भर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भरेंगे उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल अमेंडमेंट जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है मई 21 और जून 21 एग्जामिनेशंस के लिए, और ये मैं डिस्कस कर भी रहा था अभी कि लॉकडाउन पीरियड में कई लोगों ने निल टर्नओवर किया है, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा क्लॉज लाया कि साहब आपने अगर टर्नओवर निल किया है, जीएसटीआर 1 में 3B और CMP 08 आपको भरना है, आप सिर्फ एक एसएमएस से भी निल रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न निल है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस से भी पूरा का पूरा निल रिटर्न जो है वो भर सकते हैं। ये एक आखिरी क्लॉज, एक आखिरी अमेंडमेंट है जो आप लोगों को पढ़ना था। सेक्शन 50 तक के सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 तक जो जो अमेंडमेंट्स आए वो सब मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कर दिए कवर। अब कोई मेजर अमेंडमेंट ऐसा है नहीं जो हमारे लिए एप्लीकेबल हो। मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने तो इस बार कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस या स्टैट्यूटरी अपडेट दे ही नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उधर से जुगाड़ करके सर्कुलर्स के थ्रू और ये छोटे छोटे अमेंडमेंट जो हैं वो मैं लेके आया हूँ। नए मॉड्यूल के अंदर ये जरूर बोल्ड लेटर्स के अंदर दे दिए गए हैं, इसलिए इन सबको एक बार हमको पढ़ लेना चाहिए। तो इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। मैंने पूरा लेक्चर आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है, आपको अमेंडमेंट को कवर करने में भी आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आ गए होंगे। आपको ये जो स्लाइड है इसका PDF नीचे लिंक के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, चाओ, थैंक यू।